गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातचीत कर रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कुछ रिलेशंस देखे थे। उन रिलेशंस के बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे रिलायबल रिलेशन था वो था VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ED और साथ में cos थीटा, ठीक है। तो जो सबसे रिलायबल रिलेशन था उसी को लेके हम और फर्दर रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या बातचीत हो सकती है। तो हमने क्या देखा था बेटा कि लेट सपोज हमारे पास ये पॉइंट था A और इससे B पे आए, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो XA, YA और ZA, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो XB, YB और ZB, ठीक है बेटा। तो अगर इसको हम ओरिजिन कहते हैं तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर RA वेक्टर और ये हो गया पोजीशन वेक्टर RB वेक्टर और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज D वेक्टर। और ये जो डायरेक्शन हुई बेटा, ये डायरेक्शन हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। तो हम सबको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर को हम लोग R वेक्टर से लिखते हैं और R वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अगर मैं RA वेक्टर की बात करूं तो RA वेक्टर हो जाएगा xai कैप प्लस yaj कैप प्लस zak कैप। और जो RB वेक्टर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा xbi कैप प्लस ybj कैप प्लस zb और साथ में k कैप। ये आया आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास जो रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन आया था दोस्तों वो था VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E वेक्टर डॉट D वेक्टर और ये था RA वेक्टर से लेके RB वेक्टर तक। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमने बातचीत की थी बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने कई सारे रिलेशंस निकाले थे। अब हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ये अब इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा अगला केस है केस सेकंड, if electric field is variable। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो अब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो ये किसी भी एक्सिस के अलावा हो सकता है और सभी एक्सिस के हो सकता है, x एक्सिस के अलावा हो सकता है, y एक्सिस के अलावा और हो सकता है z एक्सिस के अलावा। और ऐसा भी हो सकता है कि यार अलग अलग एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग हो। तो मैं कहता हूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल then along different axes its value is also different। अलग अलग एक्सेस पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चूंकि वेरिएबल है तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू लेट सपोज x एक्सिस के अलोंग Ex I कैप, Ey j कैप प्लस Ez और साथ में क्या बेटा k कैप। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हो सकता है x एक्सिस के अलोंग हो सकता है y एक्सिस के अलोंग हो और हो सकता है z एक्सिस के अलोंग हो। x के अलोंग मैग्नीट्यूड Ex,
y के along मैग्नीट्यूड ey और z के along मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों ez है। अब इसी तरीके से हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग एक्सिस के along अलग अलग हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकता हूं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz और साथ में क्या बेटा k कैप। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको। अब मैं क्या करता हूं इन दोनों की वैल्यूज को उठा के इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल, देखो लिमिट है RA से RB तक और अब A और B का हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। ठीक है, तो उसको आगे देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। इट इज EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप डॉट, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की जाए तो ये dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है, और i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट j 1, j डॉट i 0, j डॉट k 0, k डॉट k 1, k डॉट i 0, k डॉट j 0। तो हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल, देखना EX dx, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस प्लस EY dy प्लस EZ dz और लिमिट RA से लेके RB तक। तो अब देखो RA का x XA है और RB का x XB है, तो अब मैं क्या करता हूं उसको सेपरेट कर करके लिख देता हूं। तो सेपरेट कर करके अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल XA से लेके XB तक EX dx माइनस इंटीग्रल फिर क्या बेटा YA से लेके YB तक EY dy माइनस इंटीग्रल z का कंपोनेंट मतलब ZA से लेके ZB तक EZ और साथ में क्या बेटा dz। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्प्लिट फॉर्म। x एक्सिस के अलोंग अगर निकालना है तो EX dx, y एक्सिस के अलोंग निकालना है तो EY dy और z एक्सिस के अलोंग निकालना है तो EZ dz। तो अब ये रिलेशन आ गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ओनली x एक्सिस निकालना है तो सिर्फ इसकी बात होगी, y और z जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग y एक्सिस निकालना है तो x और z जीरो हो जाएगा, सिर्फ y एक्सिस का फार्मूला चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग z एक्सिस निकालना है तो सिर्फ ये आ जाएगा, x और y क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही बात सबको? तो अब ये अलग अलग एक्सिस के अलोंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग फार्मूले से फाइंड करनी, इस रिलेशन से पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब इससे आगे देखते हैं। पहले अब इतना कॉपी कर लें फटाफट सब लोग, फिर अब हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल x से xb EX dx माइनस ऑफ इंटीग्रल y से yb EY dy माइनस इंटीग्रल ZA से ZB EZ और साथ में क्या बेटा dz। क्लियर हो रही है बात सबको? अब मैं क्या करता हूं बेटा, अलग अलग एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत करता हूं। ठीक है, तो मान लो सपोज द पार्टिकल मतलब चार्ज, सपोज द पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग x एक्सिस। मान लो पार्टिकल बेटा सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो अगर पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इसका मतलब y एक्सिस और z एक्सिस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एंड z remains कांस्टेंट, y और z जो होगा बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात सबको? तो अब अगर y और z कांस्टेंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल EX dx एक्सिस से लेके XB तक माइनस जीरो और माइनस जीरो, क्योंकि z और y के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, जीरो है। तो हम लिख सकते हैं
VB माइनस VA इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस EX DX एक्सेस से लेके क्या बेटा XB तक। तो देखो ये जो रिलेशन आया ये पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग क्या बेटा x एक्सिस आया है। क्लियर बात सबको। इसी तरीके से अगर मान लो पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस के अलोंग चलता है तो x एंड z रिमेंस कांस्टेंट। समझ रहे हो बात को। तो सेकंड केस क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा कि इफ पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग y एक्सिस। तो अगला केस हम लोग देखते हैं कि अगर पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस के अलोंग चलता है तो क्या होगा। तो हमने कहा कि सपोज the particle is moving only along y axis। तो अगर सिर्फ y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल चलता है बेटा तो x और z रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कहेंगे x एंड z रिमेन्स क्या बेटा कांस्टेंट। x और z जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब VB माइनस VA इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या आ जाएगा इंटीग्रल YA से YB और साथ में क्या बेटा EY और DY। तो ये मिल गया तुमको पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग y एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम कहें कि सपोज द पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग द z एक्सिस। अगर मान लो पार्टिकल जो है सिर्फ z एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो x एंड y क्या हो जाएगा बेटा रिमेन्स कांस्टेंट। x और y जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल EZ dz और कहां से कहां तक बेटा ZA से लेके ZB तक। ये मिला आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग z एक्सिस। क्लियर हो गई बात सबको। तो अब मैं देखता हूं कुछ लिमिट। मान लो पार्टिकल जो है वो x एक्सिस के अलोंग चल रहा है और किसी पॉइंट B से लेट सपोज इंफिनिटी तक चल रहा है। क्लियर है बात सबको। या किसी पॉइंट x से इंफिनिटी तक चल रहा है। तो अगर मान लेते हैं इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस और पार्टिकल का मतलब है बेटा यहां पे चार्ज का। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू x टू x इज इक्वल्स टू क्या बेटा इंफिनिटी। तो इसका मतलब xa की वैल्यू तो x आ गई और xb की वैल्यू कितनी हो गई इंफिनिटी। तो हम कहेंगे VB माइनस VA माइनस इंटीग्रल और साथ में क्या बेटा EX dx और लिमिट x से लेके कहां तक xb तक। तो b मतलब इंफिनिटी। तो v इंफिनिटी माइनस VA मतलब पोटेंशियल एट x माइनस इंटीग्रल x इज x टू इंफिनिटी और साथ में क्या बेटा EX और साथ में क्या dx। क्लियर हो रही बात सबको। तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट पे तो पोटेंशियल कितना होता है 0। तो लिखा जा सकता है बेटा 0 माइनस Vx इज इक्वल्स टू माइनस x टू इंफिनिटी EX और साथ में क्या बेटा dx। तो अब हमको पता है कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें ठीक है तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन अभी मैंने सिखाया था आपको क्या होता है हो जाएगा बेटा। अगर इस इंटीग्रेशन का अपन डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एक तो ये माइनस माइनस वाली टर्म तो क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं माइनस और माइनस तो कैंसिल। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा मान लो x पे जो पोटेंशियल है ना वो v है। ठीक है क्लियर बात सबको। तो हम लिख सकते हैं dv by dx इज इक्वल्स टू d over dx और क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन x टू इंफिनिटी ex और साथ में क्या बेटा dx। तो हम सब जानते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन से कैंसिल। तो इसका मतलब dv by dx इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको अगर इसको इंटीग्रेट करें तो e इंफिनिटी माइनस ex।
लिख सकते हो। और हम सब जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटा, 0। तो लिखा जा सकता है dv by dx is equals to minus ex, और क्या लिख सकते हो बेटा इसको, ex is equals to minus dv by dx। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, along the x axis। पर याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis हमें तब मिला है जब हमने y और z को क्या रखा है बेटा, कांस्टेंट रखा है। क्लियर बात सबको, कीपिंग कांस्टेंट y एंड z। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is equals to minus dv by dx y and z कीपिंग क्या बेटा, कांस्टेंट। इसी तरीके से अब अगर सीधा सीधा मैं रिलेशन लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस अगर निकालना हो तो Ey को लिखा जा सकता है माइनस dv by dy कीपिंग x एंड z क्या बेटा, कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड along z एक्सिस लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस dv by dz कीपिंग y एंड x क्या बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिला। अगर मान लो तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और तुमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल को उस एक्सिस के वेरिएबल टर्म के साथ डिफरेंशिएट कर दो जिस एक्सिस के अलोंग आपको पूछा गया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात सबको? तो जल्दी से इतना कॉपी कर लें, फिर हम लिखेंगे कुछ बातें। जल्दी से कॉपी कर लो। तो एकदम आसान है, देखो वैसे भी समझ लो तुम कि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। स्केलर को डिफरेंशिएट करके वेक्टर ही मिलता है, तो सही है यार रिलेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। देखो मैं नोट डाल के लिख देता हूं, इफ वी डिफरेंशिएट एनी स्केलर क्वांटिटी we will get vector quantity। इस चीज को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और होता क्या है, अगर तुमको वेक्टर चाहिए तो कुछ टर्म्स को हमें कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, कीपिंग सम टर्म्स कांस्टेंट, कीपिंग सम टर्म्स कांस्टेंट, keeping some terms constant and other variable keeping some terms constant। जल्दी से कॉपी कर ले इतना, तो हमको समझ में आता है कि अगर पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है बेटा, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें अगर along the axis, जिस एक्सिस के along ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक नई चीज है जिसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। जब भी बेटा किसी टर्म का डिफरेंशिएशन होता है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और कुछ टर्म्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है, समझो जैसे यहां पे तुम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x भी तो वेरिएबल ही है। तो अगर हम पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पर बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के, तो इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, इस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है बेटा, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना टर्म को बाकी अदर टर्म्स को कांस्टेंट मान के। डिफरेंशिएट एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल
कीपिंग अदर देन वेरिएबल बी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, y और z ये भी कांस्टेंट, अब वेरिएबल और x भी वेरिएबल, पर हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, y और z को कांस्टेंट रखे। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ये हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। क्लियर हो गई बात सबको? यहाँ पे हमने x और z को कांस्टेंट रखा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x और z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमने क्या किया, y और x को कांस्टेंट रखा, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो अगेन ये भी किस चीज का एग्जांपल है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो एक इक्वेशन में समझाता हूं, उसके बाद हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर और y क्यूब। क्लियर बात सबको? हमसे कह रहा है कि कीपिंग y कांस्टेंट डिफरेंशिएट v। ठीक है, कीपिंग y कांस्टेंट डिफरेंशिएट द फंक्शन। y को कांस्टेंट मान के हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस डिफरेंशिएशन करना मतलब x के रिस्पेक्ट में dv by dx, मतलब d over dx 3x स्क्वायर y क्यूब। अब समझना, देखो खाली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट रख के। तो हमें एक चीज पता है बेटा, एक वेरिएबल और दो कांस्टेंट। समझ में आएगा? तो देखो 3 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, तो 3 और y क्यूब ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3y क्यूब d over dx x स्क्वायर। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 3 into y क्यूब into 2 into x, मतलब कितना, 3 2 जा 6, मतलब कितना 6x y क्यूब। इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है v is equals to, let's suppose v is equals to, मान लो दिया हुआ है बेटा 4x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कीपिंग x कांस्टेंट डिफरेंशिएट the function, keeping x constant differentiate the function। तो बहुत आसान, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में। तो dv by dy is equals to d over dy 4x cube y square। अब देखो x को कांस्टेंट मानना है और 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या लिख देंगे बेटा, 4 बाहर, x क्यूब बाहर, d over dy y स्क्वायर। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 2y। तो 4 2 जा 8 x क्यूब और साथ में y, ये कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो अब दिया हुआ है हमारे पास y is equals to, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं बेटा। तो अगर दिया हुआ है मान लो v is equals to 24x क्यूब z स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कीपिंग x कांस्टेंट डिफरेंशिएट द फंक्शन, कीपिंग x कांस्टेंट डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं बेटा, देखो z वेरिएबल है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dv by dz। तो ये आ जाएगा dv by dz is equals to d over dz, टर्म है 24x क्यूब z स्क्वायर। तो देखो x को कांस्टेंट मानना है और 24 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा बेटा, dv by dz is equals to 24 बाहर, x क्यूब बाहर, d over dz z स्क्वायर। तो 24 into x क्यूब into 2z, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आ गया, पावर से माइनस। तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 x क्यूब और साथ में क्या आ गया बेटा, z। तो ये बना पार्शियल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जब हम करते हैं ना, तो उसको सिंपल dv इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है
इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, इसको डेल पढ़ा जाता है, डेल। डेल v बाय डेल x, इसका मतलब क्या हुआ, कीपिंग y एंड z क्या बेटा, कांस्टेंट। अगर लिखा हो डेल v बाय डेल y तो क्या मतलब हुआ इसका, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। अगर लिखा हो डेल v बाय डेल z तो क्या बोलेंगे बेटा, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। x और y को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर बात। तो डेल v बाय डेल x कीपिंग y z कांस्टेंट, डेल v बाय डेल y कीपिंग x z कांस्टेंट, डेल v बाय डेल z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। तो ये सिंबल होता है किसका, ये सिंबल होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिसका इस्तेमाल हमने किया था। तो अब देखो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चन से डील करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्लियर है बात। तो देखो आगे देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन था वो था बेटा E वेक्टर इज इक्वल्स टू Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। ठीक है जी। और जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था वो था Dx I कैप प्लस Dy j कैप प्लस Dz k कैप। हमने टर्म देखा, हमने कहा अगर y एक्सिस के y का डिस्प्लेसमेंट और z का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस मिल जाएगा पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, माइनस डेल v बाय डेल x और साथ में क्या बेटा i कैप, और क्या क्या कांस्टेंट रखना है, yz को कांस्टेंट रखना है। इसी तरीके से अगर Ey की बात की जाए तो Ey इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल z और साथ में क्या आ जाएगा बेटा j कैप x और z को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर Ez की बात की जाए तो माइनस डेल v, सॉरी यहाँ पे y आ जाएगा, डेल v बाय डेल z और k कैप कीपिंग x y कांस्टेंट। क्लियर है बात सबको। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दूं तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बेटा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Ex की वैल्यू, Ey की वैल्यू और Ez की वैल्यू पता है, माइनस डेल v बाय डेल x, समझना बात को ध्यान से, और साथ में i कैप माइनस डेल v बाय डेल y j कैप माइनस डेल v बाय डेल z और साथ में क्या बेटा k कैप। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। क्लियर है बात सबको। तो ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इसको फटाफट कॉपी कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आ गया माइनस डेल v बाय डेल x i कैप माइनस डेल v बाय डेल y j कैप माइनस डेल v बाय z डेल z और साथ में क्या दोस्तों k कैप। क्लियर है बात सबको। चलो तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान लो एक पोटेंशियल का रिलेशन दे रखा है, कह रहा है तुमसे इफ v इज इक्वल्स टू 6x क्यूब, क्वेश्चन इफ v इज इक्वल्स टू 6x क्यूब और साथ में y रेज पावर 4 और z रेज पावर 5, y रेज पावर 4 z रेज पावर 5। ठीक है बेटा। फाइंड ई वेक्टर निकालना है। ठीक है। तो देखो
ई वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ई वेक्टर होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड और साथ में क्या दोस्तों के कैप। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो पहले ई एक्स निकाल लेते हैं, फिर ई वाई निकाल लेते हैं, फिर ई जेड निकाल लेते हैं। तो अगर ई एक्स निकालें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमको पता है वाई और जेड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब माइनस डेल वी बाय डेल जेड y और z को क्या अपन रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका मतलब ex और साथ में i कैप है ना। तो देख लेते हैं यार ex वेक्टर की अगर बात की जाए तो ex इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस डेल ओवर डेल z 6x क्यूब y रेज पावर 4 z रेज पावर 5 और साथ में i कैप। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 6 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट। तो 6 बाहर, y रेज पावर 4 बाहर, z रेज पावर 5 बाहर, डेल ओवर डेल z और ये माइनस के साथ है ना, और ये आ जाएगा आपका x क्यूब। तो x क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आ गया, 3 में से एक माइनस, तो 6 ये आ गया तुम्हारे पास माइनस और साथ में i कैप। तो 6 इंटू 3 आगे और 3 में से एक मतलब 2, तो ये आ गया x रेज पावर 2 y रेज पावर 4 z रेज पावर 5। तो क्षेत्र 18 माइनस 18 x स्क्वायर y रेज पावर 4 z रेज पावर 5 और साथ में क्या बेटा i कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्या मिल गया? x एक्सिस। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस निकाला जाए तो x और z को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल y और j कैप और x और z को क्या रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल y और v की वैल्यू कितनी? e की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है बेटा? 6x क्यूब y रेज पावर 4 z रेज पावर 5 और साथ में j कैप। तो अब मैं सीधा सीधा लिखूं, देखो अब y को डिफरेंशिएट करना है, x और z तो कांस्टेंट है, तो 6 बाहर, x क्यूब बाहर, z रेज पावर 5 बाहर, डेल ओवर डेल y रेज पावर 4 और साथ में j कैप। तो 4 बाहर आ जाएगा, x क्यूब, z रेज पावर 4 y रेज पावर 3 और j कैप। तो 24 x क्यूब साथ में y क्यूब z रेज पावर 5 और साथ में j कैप। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस भी निकाल सकते हैं, कीपिंग x एंड y क्या बेटा? कांस्टेंट। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा Ez इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल z और साथ में k कैप, कीपिंग y और x को क्या बेटा? कांस्टेंट, x y कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं? Ez इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाय डेल z और v की वैल्यू कितनी है बेटा? 6x क्यूब y रेज पावर 4 z रेज पावर 5 और साथ में क्या? k कैप। तो Ez इज इक्वल्स टू माइनस, देखो 6 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो 6 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, डेल v बाय डेल z रेज पावर 5 और k कैप। तो 6 5 30 x क्यूब y रेज पावर 4 z रेज पावर 4 और साथ में k कैप। अब हम इन सब की वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पे ये इस रिलेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? E वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो x के अलोंग क्या था? माइनस, सब में से माइनस को मैंने क्या किया? एक साथ बाहर भी निकाल सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास माइनस 18x स्क्वायर y रेज पावर 4 z रेज पावर 5 i कैप माइनस 24x क्यूब y क्यूब z रेज पावर 5 j कैप माइनस 30x क्यूब y रेज पावर 4 z रेज पावर 4 k कैप। ये मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का
वैल्यू। ठीक है, तो फटाफट से इसको कॉपी कर ले, इससे आगे हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी कर लो। चलो, तो बस इससे आगे अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन की फॉर्मेट में। राइट डाउन क्वेश्चन, लिखेंगे बेटा क्वेश्चन। if electric field is present, if electric field is present in any region, if electric field is present in any region and a charge q is taken from क्वेश्चन है if electric field is present in any region and a charge q is taken from point A to point B, find the work done by taking charge from A to B। वर्क डन निकालना है बेटा। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो ये एक रीजन है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E वेक्टर, और इस रीजन में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B। मान लो A के कोऑर्डिनेट x से y a z a है और B के कोऑर्डिनेट xb yb और zb है, और एक चार्ज को मैं A से B लेके जा रहा हूं, तो A से B लेके जाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। क्लियर बात सबको? तो हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है E फाइनल माइनस E इनिशियल, और E मतलब होता है बेटा K प्लस U, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि देखो तुम ही तो लेके जा रहे हो, तो एक्सटर्नल हुए ना तुम यार, तो अगर तुम एक्सटर्नल हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये आएगा K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस क्या दोस्तों U इनिशियल। अब हम सब जानते हैं कि A पे भी चार्ज रेस्ट पे था और उठा के B पे भी रख दिया तो B पे भी चार्ज रेस्ट पे था, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आया वो आया U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर हो गई बात सबको? अब हम सब जानते हैं बेटा कि U फाइनल माइनस U इनिशियल जो होता है Q मूवेबल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q मूवेबल V फाइनल माइनस V इनिशियल, और देखो फाइनल B है और इनिशियल A है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q मूवेबल V फाइनल मतलब VB माइनस VA। क्लियर हो रही बात सबको? और अभी रिलेशन देखा था कि VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है RA से लेके क्या बेटा RB तक। तो हम इसको यहां पुट कर देते हैं, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा Q मूवेबल इंटीग्रल और साथ में माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर RA वेक्टर से लेके RB वेक्टर तक। अब ये ध्यान रखना बेटा, और RA की वैल्यू तुम लिख सकते हो यार, RA इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, x से I क्या है
प्लस YA J कैप प्लस ZA K कैप। इसी तरीके से RB वेक्टर लिख सकते हो XB I कैप प्लस YB J कैप प्लस ZB K कैप। तो ये मिला आपका वर्क डन बाय टेकिंग अ चार्ज अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होता है, पहले भी बता चुका हूं, इसको याद रखो। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात की जाती है तो वो होता है E फाइनल माइनस E इनिशियल, और टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो फटाफट इसको कॉपी कर लें, फिर हम इससे आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ E vector is equals to if E vector is equals to 3i cap plus 4j cap। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट है। if E vector is equals to 3i cap plus 4j cap and potential at origin is 0। अब देखो यहां पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 माना है, हम इंफिनिटी पे मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं बेटा। क्वेश्चन में पोटेंशियल जो है वो ओरिजिन पे 0 माना है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। Find potential at 2, 4। Find the value of electric potential at 2, 4 at 2, 4। और इसी का B पार्ट है बेटा, राइट डाउन B पार्ट। फाइंड द वर्क डन, फाइंड the work done by external force। Find the work done by external force in taking a particle particle मतलब charge, in taking a particle of charge minus 10 coulomb from 1, 1 to 2, 2। Find work done by external force in taking a particle of charge minus 10 coulomb from 1, 1 to 2, 2। क्लियर है बात सबको? तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना? देखते हैं, सब लोग ट्राई करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और तुमसे कह रहा पोटेंशियल एट ओरिजिन 0 है और पोटेंशियल 2, 4 पे फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2, 4। ठीक है जी। तो हमको एक रिलेशन पता है कि VB माइनस VA इज इक्वल्स टू होता है माइनस इंटीग्रल
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आर ए वेक्टर से लेके आर बी वेक्टर तक। समझ में आ रही है बात सबको? और एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट है 2, 4। क्लियर बात सबको? तो VB माइनस VA मतलब इसको VB मान सकते हैं बेटा और इसको VA मान सकते हैं। तो लिखा जा सकता है कि पोटेंशियल 2, 4 माइनस पोटेंशियल 0, 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आर ए वेक्टर से लेके आर बी वेक्टर तक। क्लियर हो रही है बात सबको? तो अब पोटेंशियल एट 0, 0 हमें पता है कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं V 2, 4 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट डी आर वेक्टर और साथ में आर ए वेक्टर से लेके आर बी वेक्टर तक। समझ में आ रही है बात सबको? तो अब यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है 3i कैप 4j कैप, ये चेंज तो कर नहीं सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या कर सकते हो बेटा, बाहर निकाल सकते हो। तो लिखा जा सकता है 2, 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट इंटीग्रल dr वेक्टर आर ए वेक्टर से लेके आर बी वेक्टर तक। अब dr का इंटीग्रेशन तो r होता है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट r वेक्टर आर ए वेक्टर से लेके आर बी वेक्टर तक। अब लिमिट डाल देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मतलब माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमको पता है बेटा आर बी माइनस आर ए मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो अगर तुम देखो आर ए और आर बी की वैल्यू अगर तुम देखो आर ए वेक्टर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0i कैप प्लस 0j कैप और आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ डाल देते हैं यार इसकी वैल्यू। तो पोटेंशियल एट 2, 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप। तो 3 2 6 और i डॉट i तो 1 होता है, तो 6 और 6 4 2 8, तो 6 प्लस 8, 8 6 कितना होता है बेटा, जल्दी से बताओ। कुछ गड़बड़ किया क्या? 2, 4 है ना बेटा, तो 2, 4 ओहो ये 4 आएगा तो 16, तो कितना आ गया माइनस 22 वोल्ट्स। इसका मतलब पोटेंशियल एट 2, 4 कितना है बेटा माइनस 22 वोल्ट्स। अब अगले पार्ट में क्या बोला है कि तुमको वर्क डन निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो देखते हैं वर्क डन कैसे निकाला जाए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, टू टेकिंग 10 कूलम चार्ज फ्रॉम कहां से कहां बेटा 1,1 से 2,2 तक। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट क्या बन गया 1,1 और फाइनल पॉइंट क्या बन गया 2,2। तो हमें एक चीज पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है E फाइनल माइनस E इनिशियल, और K इनिशियल भी 0 और K फाइनल भी 0। इसलिए बचा क्या बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब हम सब लोग जानते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल मूवेबल चार्ज मल्टीप्लाई बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा अपन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकते हैं। अब बताओ कितने कूलम चार्ज को चला रहे हो -10 कूलम को, कहां से कहां तक 1,1 से 2,2 तक।